Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video inshallah we'll be solving this question. The question is on sets and Venn diagrams and it is a past paper question. The reference of this question is November 2021, paper 1 variant 2 का ये question है and this is question number 25. इस question के total marks जो है वो 7 है, ठीक है। एंड वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। बारी बारी सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, उनका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो बाय रीडिंग आउट द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। द क्वेश्चन सेज 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज, आर्ट, डांसिंग एंड गार्डनिंग। ठीक है, 3 एक्टिविटीज हैं हमारे पास और हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं। आगे हमसे कह रहा है कि 5 डो नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों एक्टिविटीज में से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। 12 डू आर्ट ओनली। अब देखो ये ओनली का वर्ड आ गया, ठीक है। तो पहले काम ये करते हैं कि ये ओनली के वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये ओनली है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो द वेन डायग्राम इज ऑलरेडी ड्रॉन, हमें इसको सिर्फ फिल करना है। उसके बाद कह रहा है 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा जो है वो समझना है, बट नॉट आर्ट मतलब ये ओनली वाला ही है। 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग ओनली, इसको इस तरह समझो। और फिर कह रहा है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने डज ऑल द 3 एक्टिविटीज। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट को हम जो है वो वाले रीजन में लिखेंगे जो तीनों सेट्स में कॉमन होता है। तो हमने 1 यहाँ लिख लिया। ये जो एरिया होता है ये तीनों सेट्स में कॉमन है, तो ये आर्ट भी है, डांसिंग भी है और गार्डनिंग भी है। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट जो तीनों एक्टिविटीज कर रहा है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद जो है वो इसकी बारी है 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग ओनली बट नॉट आर्ट, ठीक है। तो आर्ट वाला नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला जो रीजन है ये डांसिंग और गार्डनिंग का है। और तो ये हमने यहाँ 4 जो है वो इधर लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 12 डू आर्ट ओनली। तो ये वाला जो रीजन है ये सिर्फ आर्ट वालों का है, ठीक है। ओनली का वर्ड यूज हुआ है तो मैं यहाँ 12 लिख सकता हूँ। अगर ये ओनली का वर्ड यहाँ यूज नहीं होता तो मैं यहाँ 12 नहीं लिख सकता था। तो 12 डू आर्ट ओनली और 5 ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि वो जो है आउटसाइड द 3 सेट्स आ जाएंगे। यहाँ मैंने 5 लिख लिया। तो इस तरह जो है वो मैंने अपनी वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। वेन डायग्राम कंप्लीट करने के मुझे 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। थोड़ा सा ये कि वर्डिंग पे फोकस करना होता है, आपको ओनली का वर्ड देखना होता है, बट नॉट आर्ट है जैसे यहाँ। तो ये इसका मतलब ये है कि भाई 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डांसिंग और गार्डनिंग की है लेकिन आर्ट में आर्ट नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि वो जो है वो आर्ट वाले सर्कल से बाहर ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ 4 लिखा है। अच्छा, तो बाकी जो है वो एक्स वाई जी हैं, ठीक है। हमें यहाँ एक्स वाई जी की वैल्यू जो है वो सेकंड पार्ट में जो है उसने बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है ऑन द वेन डायग्राम द रेशियो ऑफ एक्स वाई जी इज 1:2:3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं अपनी वेन डायग्राम में, इनका जो रेशियो है वो 1:2:3 है। तो मैं पहले एक काम ये कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास ए जो है उसको मैं 1 ले लूंगा, तो फिर जो है वो इसका डबल का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। और 3 का रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। इससे जो है मैं अपने क्वेश्चन को जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तुम्हें जो है वो समझ भी आ जाएगा कि मैंने क्या ट्रिक अपनाई है। तो मैं 1:2:3 नहीं लिख रहा क्योंकि उनका रेशियो 1:3 है। तो मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, चूंकि यहाँ एक्स वाई जी आ गया था तो मैं एक्स दोबारा यूज़ नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने ये कर लिया कि भाई एक ए है तो अगला जो है वो 2a होगा और फिर जो तीसरा होगा वो 3a होगा। मतलब x जो है वो a है मेरे पास, y जो है वो 2a हो गया और z जो है वो 3a हो गया, ठीक है। ये मैंने जो है वो अज्यूम कर लिया है। अब मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ x y एंड z। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 40, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर्स लिखे मैं इनको काउंट कर लेते हैं पहले। तो ये है 12, 12 में आपने 1 ऐड किया तो 13 हो गया, 13 में आपने 4 ऐड किया तो 17 हो गया, और जब आपने 17 में 5 ऐड किया तो यू गेट 22, ठीक है। तो 17 प्लस 5 22 हो गया। तो अब ये देखो कि मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं और उसमें से मैं अगर 22 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे वो बच जाएंगे 18। तो अब ये जो 18 स्टूडेंट्स बचे हैं बेसिकली ये x प्लस वाई प्लस जी है, ऐसे ही है ना। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और जो है ना वो रिफाइन करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो मैंने ये लिखा कि ये जो 18 स्टूडेंट्स हैं दे आर बेसिकली x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई सबको भाई, x प्लस वाई प्लस जी जो है ना, इन तीनों की वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो मेरा आंसर आना चाहिए 18।
तो बस अब मैं काम ये करता हूँ कि भाई एक्स वाई जी की जगह पे जो है ना, जो मैंने इनकी वैल्यूज अज्यूम की है, मैं ये वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए हो गया, वाई की जगह पे मैंने क्या अज्यूम किया था, 2a, तो मैं जो है वो 2a लिख देता हूँ। और जी की जगह पे मैंने क्या अज्यूम किया था, 3a, तो मैं जी की जगह पे 3a लिख देता हूँ। और फिर इन सबको ऐड करता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी जो है वो लाइक टर्म्स है, तो आई विल ऐड देम अप, ऐड करता हूँ और ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, उसको डबल करूंगा तो y की आ जाएगी, ट्रिपल करूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से इनको ऐड कर लो, ये कितना हो रहा है, ये मेरे पास है a प्लस 2a 3a, 3a प्लस a जो है वो 6a हो गया, और 6a इक्वल्स टू 18 हो गया। और मैंने यहाँ लिख लिया 6a इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 18 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो अब चूंकि ए जो है वो x है, तो मैं जो है वो x की जगह पे जो है वो बिल्कुल 3 लिख सकता हूँ। तो x यहाँ 3 हो गया, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ना। तो x जो है वो मेरे पास हो गया 3। और y मैंने अज्यूम क्या किया था, y मैंने कहा था 2a, मतलब इसका डबल है, तो इसका मतलब है 3 का डबल क्या होता है, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। और फिर जो z है वो 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू मेरे पास जो है वो 9 आ गई। तो इस तरह मैंने जो है वो अपना सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट के 3 मार्क्स से। अच्छा, अब आपको लगता है अगर कि मेरा आंसर जो है वो हो सकता है गलत हो, तो फिर जल्दी से ये काम कर लो कि 22 तो आ ही गया था, इन तीनों को ऐड कर लो, 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 15 होता है, 15 और 3 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। तो देखो 18 भी आ गया, इसका मतलब है मैंने अपने एक्स और वाई और जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब मैं काम ये करता हूँ, डिफरेंट कलर से जो है ना यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे आगे भी तो सॉल्व करना है ना। तो ये हो गया 3, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, और जी की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। तो दैट वाज द solution of the second part. Second part में I need to find the value of x, y and z. So this is the value of x, y and z. Moving on to the third part. Third part says one subset in the Venn diagram in part A. ठीक है, पार्ट ए में ये जो वेन डायग्राम बनी हुई है, इसमें एक सबसेट ऐसा है जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा, जिसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो कह रहा है यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस सेट। ठीक है, आप पहले तो देखो जीरो वाला कौन सा एरिया है, ये जीरो वाला एरिया ये रहा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। तो बस ये है कि ये वाला जो एरिया है इसको मुझे सेट नोटेशन में लिखना है, मतलब ये समझो ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, मुझे इसको सेट नोटेशन में लिखना है। तो सेट नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते थे, पहले ये देखो भाई कौन सा पार्ट शेड है। तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये ए और जी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन जी। ठीक है, जैसे मैं लिखता था इंटरसेक्शन, आपको पता है इस तरह होता है। तो ये ए इंटरसेक्शन जी हो गया। अच्छा, अब क्या ए इंटरसेक्शन जी पूरा शेड है, अगर ए इंटरसेक्शन जी शेड होता तो ये वाला पार्ट भी शेड होता। तो अभी तो ये वाला पार्ट शेड नहीं है, इसका मतलब है मैंने डी निकाल लिया, नॉट डी। तो नॉट डी का क्या मतलब हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट। नॉट डी का क्या मतलब हो जाएगा, डी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट। और चूंकि जो है बाहर का एरिया शेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी जो है वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। इफ यू वांट टू यूज अ ब्रैकेट, तुम यहाँ बिल्कुल ब्रैकेट यूज कर सकते हो, इस तरह ब्रैकेट यूज कर लो, तो ये जो है थोड़ा सा और हो जाएगा। तो ये एक मार्क का हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन जी हो गया, क्योंकि ये कॉमन वाला पार्ट शेड था, लेकिन ये पूरा नहीं था, इसमें से हमने डी को बाहर निकाल लिया, तो नॉट डी है, नॉट डी का मतलब डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और सिंस जो है वो हमारा बाहर का एरिया शेडेड नहीं है, तो इसीलिए हमने इंटरसेक्शन यूज कर लिया। ठीक है, तो दैट वाज पार्ट सी। डी भी कर लेते हैं जल्दी से। डी में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको शेडिंग करनी होती है, पहले शेडिंग कर लो और फिर देख लो कि भाई शेडिंग में जो जो नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड कर लो, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब शेडिंग के लिए जो है हमारे पास थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। ये हमने अपनी डायग्राम क्लियर कर ली भाई। अच्छा, अब शेडिंग करनी है हमें, तो अब शेडिंग आपकी मर्जी है कि डायरेक्ट कर लो या फिर जो हमने ट्रिक सीखी आप उससे भी शेडिंग कर सकते हो। अब ये जो है ना बड़ी आसान सी शेडिंग है, तो ये ऐसी हो जाएगी। डी यूनियन जी का क्या मतलब होता है, डी यूनियन जी मीन्स आई हैव टू शेड डी पूरा और जी पूरा। तो ये पूरे दोनों सर्कल्स जो है ना वो शेड हो जाएंगे, ये दोनों पूरे सर्कल शेड हो जाएंगे। और फिर जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा ए के साथ, तो ए के साथ जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये वाले पार्ट्स आएंगे, क्योंकि ये वाले पार्ट जो है वो डी और जी के भी हैं और ए के भी हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो है वो कॉमन पार्ट मुझे तलाश करना होता है। ठीक है, दोबारा एक बार बताता हूँ। ये कह रहा था फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए। तो पहले जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस में आई हैव टू शेड द सेट नोटेशन, और फिर मैं देखता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ शेडिंग हुई है ना वहाँ जो नंबर्स लिखे हैं उनको ऐड अप करूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब डी
यूनियन जी का क्या मतलब है, पूरा डी शेड होगा और पूरा जी शेड होगा, मतलब ये वाला पार्ट भी शेड होगा और ये दोनों भी शेड होंगे सारे। और फिर जब मैं ए को शेड करूंगा तो पूरा ए शेड होगा। और जब मैं दोनों डायग्राम्स में फिर कॉमन तलाश करूंगा तो मुझे कॉमन वाला रीजन सिर्फ ये मिलेगा जो मैंने ग्रीन से लाइन अप किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो इसी रीजन में लाया करता है। अब इस रीजन में कौन कौन से नंबर नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है और 0 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ इनको एड अप कर देना है, 3 प्लस 1 प्लस 0, तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो यही तुम्हारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो दैट वाज द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे इसलिए इनको ऐड कर दिया, तो 4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था नवंबर 2021 का, और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको पता है सेट्स में इसी तरह की वो जो है वो वेटेज आती है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस करते रहो। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी शेयर करता हूँ। वैसे मैंने सेट्स ऑफ एन डायग्राम की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके तुम देख सकते हो, वहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे पास पेपर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी इंशाल्लाह। बाकी स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।